आज का टॉपिक है जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लिया गया है, दैट इज कार्डिनल पॉइंट्स एंड कार्डिनल प्लेन ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स एंड कार्डिनल प्लेन्स किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के। जैसा कि हम जानते हैं, थिन लेंस के केस में लेंस मेकर्स फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला जो कि फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको हम अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का कहाँ इमेज बनेगा थिन लेंस के केस में वो हम पता कर लेते हैं। थिन लेंस फार्मूला को डिराइव करते वक्त या थिन लेंस फार्मूला को यूज करते वक्त हमें ये ध्यान नहीं रखना होता है कि डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करें, क्योंकि उस केस में हम लेंस की थिकनेस को इग्नोर करते हैं। तो चाहे हम डिस्टेंस पोल से मेजर करें या डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ द लेंस से मेजर करें, दोनों लगभग इक्वल मानते हैं। इस अप्रोक्सीमेशन के साथ हम थिन लेंस फार्मूला यूज करते हैं। बट जब हम बात करते हैं थिक लेंस की, थिक लेंस के केस में जैसा कि हम देख रहे, थिक लेंस के केस में उसकी लेंस की थिकनेस इतनी कम नहीं होती है कि उसको इग्नोर किया जा सके। अब यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करना ऑब्जेक्ट का या इमेज का, ये देखना जरूरी है कि वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करें, सेंटर से मेजर करें या पोल से मेजर करें, और दोनों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर थिकनेस इग्नोरेबल नहीं है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला या को हम यहाँ कैसे यूज करेंगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि अगर हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेंसेस यूज हुए हैं। हाँ, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये हमारा ऑप्टिकल सिस्टम में 3 लेंसेस हमने लिया है, आप 2 ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, बट सबके ऑप्टिकल एक्सिस कॉमन हैं। ऐसे ऑप्टिकल सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जिसमें ऑप्टिक एक्सिस कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम। तो इन केस ऑफ कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, तो यहाँ प्रॉब्लम आता है कि हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करें। तो पहला तो ये सोल्यूशन है कि हाँ, हम एक इंडिविजुअल लेंसेज को कंसीडर करें, एक लेंस के लिए निकालें पहले कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, उस इमेज को फिर हम दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करें, उसके लिए फिर निकालें वो इमेज कहाँ बनाएगा, फिर तीसरे के लिए, ऐसे इस तरह से हम एक सॉल्व करें सिस्टमेटिक वे में। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करने में हम बेसिकली थिन लेंस, अगर यहाँ थिक लेंस नहीं यूज हुआ, थिन लेंस फार्मूला से हम कर सकते हैं, बट ये एक टीडियस जॉब है। और अगर थिक लेंस भी यूज किया गया है तो इस केस में हम कैसे नॉर्मल जो लेंस के फार्मूले हैं उनको हम कैसे यहाँ अप्लाई करेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए 1841 में गॉस ने एक सजेशन दिया। गॉस ने बताया कि कोई भी, चाहे वो थिक लेंस हो या कोई भी कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम हो, उन सब में एक ऐसा प्लेन, दो ऐसे प्लेन एग्जिस्ट करते हैं या दो ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंसेस को उन पॉइंट्स से या उन प्लेन से मेजर करें तो उन मेजर्ड वैल्यूज को हम नॉर्मल लेंस मेकर फार्मूला या लेंस फार्मूला में यूज करके हम इमेज, फाइनल इमेज और के बारे में जानकारी पा सकते हैं। यानी कि हम एक कोएक्सियल सिस्टम को एज ए सिंगल लेंस ट्रीट कर सकते हैं, बट उस इक्विवेलेंट सिंगल लेंस की जानकारी निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि वो प्लेन जो एक हाइपोथेटिकल प्लेन है जिसके बारे में गॉस ने सजेस्ट किया था, जिसको हम गॉस प्लेन भी बोलते हैं, या वो प्लेन जिस पॉइंट पर ऑप्टिक एक्सिस को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको हम गॉस पॉइंट बोलते हैं या प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल पॉइंट और प्रिंसिपल प्लेन या गॉस पॉइंट और गॉस प्लेन के बारे में पता करना पड़ेगा। वो अगर हमें पता चल जाए तो हम इस पूरे लेंस कॉम्बिनेशन को एज ए सिंगल लेंस ट्रीट कर सकते हैं। बाद में देखा गया कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हमें इमेज की चाहिए कंप्लीटली, अगर हमें किसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को एज ए सिंगल लेंस ट्रीट करना है तो हमें 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या 6 इंपॉर्टेंट प्लेन्स की जानकारी होना चाहिए।
उन किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के इन 6 जो प्लेन्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्डिनल प्लेन्स, और वो ऑप्टिक एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। तो इस तरह से एक ऑप्टिकल सिस्टम के लिए 6 कार्डिनल पॉइंट्स और 6 प्लेन डिफाइंड किए गए। वो 6 कार्डिनल पॉइंट्स क्या हैं? उसमें से 2 पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट, 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल पॉइंट्स या गॉस पॉइंट, एंड 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड नोडल पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स से पास होने वाली परपेंडिकुलर जो प्लेन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कार्डिनल प्लेन्स। तो अब हम एक इंडिविजुअल कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल प्लेन्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर डिटेल में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी कोएक्सियल सिस्टम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रे डायग्राम में एज ए सिंगल लेंस ट्रीट करके। तो सपोज हमारे पास एक कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम है। अब इसमें कई सारे, जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस 1 कनकेव लेंस लगा हुआ है। आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, सारे कनकेव सारे कॉन्वेक्स, या 1 कनकेव 1 कॉन्वेक्स 2 कॉन्वेक्स, उस तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा ले सकते हैं। वो आपका ऑप्टिकल सिस्टम कैसा है उसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पर कि जो ऑप्टिकल सिस्टम होगा आपका, ये या तो कन्वर्जिंग नेचर का होगा या डाइवर्जिंग नेचर का होगा, या हो सकता है कि आपने ऐसा लेंस चूज किया कि एज ए रिजल्ट एक ग्लास प्लेट बन जाए और कन्वर्ज डाइवर्ज रिफ्लेक्शन फिनोमेना को करे ही ना। बट सपोज ये एज ए लेंस बिहेव करता है नेट ऑप्टिकल सिस्टम, यानी या कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो इसका इक्विवेलेंट लेंस बनाने के लिए हम रे डायग्राम में इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये नेट इफेक्ट कन्वर्जिंग है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल शो कर रहा है क्या? ये सिंबल शो कर रहा है किसी एक कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम को, या किसी थिक लेंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। डाइवर्जिंग नेचर का है तो हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं उस ऑप्टिकल सिस्टम के लिए। तो रे डायग्राम में हम इन सिंबल्स को यूज करेंगे इसकी जगह पर। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं पहला कार्डिनल पॉइंट, जिसको हम फोकल पॉइंट्स या फोकल प्लेन्स बोलते हैं। 2 फोकल पॉइंट्स डिफाइंड होंगे, 2 फोकल प्लेन्स डिफाइंड होंगे। सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है। सपोज हमारे पास एक ही ऑप्टिकल सिस्टम है, इसके एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी की सारी रेज इंसिडेंट करती हैं उस ऑप्टिकल सिस्टम पे। ऑप्टिकल सिस्टम के इनसाइड क्या हो रहा है ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑप्टिकल सिस्टम को एज ए सिंगल लेंस ले रहे हैं। फिर यहाँ पर हमें बाहर फाइनली क्या मिलेगा कि हमें एक पैरेलल रेज मिलेंगी जो कि ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो ऐसा पॉइंट ऑप्टिक एक्सिस पर, किसी ऑप्टिकल सिस्टम के ऑप्टिक एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से निकलने वाली सारी की सारी रेज उस ऑप्टिकल सिस्टम से बाहर जो है जब निकलती हैं, अगर वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल निकलती हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट। क्लियर? और वहां से जो प्लेन पास होता है ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, उस प्लेन को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकल प्लेन। ये तो कन्वर्जिंग के लिए हो गया। ऐसे अगर हम डाइवर्जिंग सिस्टम को ले लें तो डाइवर्जिंग सिस्टम में क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट को। सपोज रेज आ रही हैं कहीं से, वो कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं, ठीक, वो किसी पॉइंट की तरफ जा रही हैं। ये कन्वर्जिंग रेज लग रहा है कि आगे बढ़ के ऑप्टिक एक्सिस से किसी पॉइंट पर जा रही हैं बिफोर इंटरिंग इनसाइड द ऑप्टिकल सिस्टम। बट इंटर होने के बाद में रिफ्रैक्शन होता है और ये रेज ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। इस केस में ये रेज जिस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड थी इनिशियली, उस पॉइंट को बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम। और वहां से जो प्लेन पास होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट फोकल प्लेन ऑफ डाइवर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम। तो कन्वर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम है तो इस तरफ होगा फर्स्ट फोकल पॉइंट, डाइवर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम है तो इस साइड में होगा। इस तरह से हम फर्स्ट फोकल प्लेन या फर्स्ट फोकल पॉइंट को समझ लिया हमने। अब बात करते हैं सेकंड फोकल पॉइंट की। सपोज हमारे ऑप्टिकल सिस्टम पे पैरेलल बीम्स आ रही हैं जो कि ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हैं। इंटर की ऑप्टिकल सिस्टम में जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होंगे थ्रू आउट द सिस्टम पास होगी और एज ए फाइनली देखेंगे तो वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगी ऑप्टिक एक्सिस के। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट पैरेलल रेज इमर्ज होके फोकस होती हैं
उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकंड फोकल पॉइंट, और वहां से जो प्लेन पास होती है उसको हम बोलते हैं सेकंड फोकल प्लेन। क्लियर? डाइवर्जिंग के केस में अगर देखें, सपोज पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रही हैं, ऑप्टिकल सिस्टम जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं सबसे पास होगी, और जब बाहर इमर्ज होगी तो वो डाइवर्जिंग नेचर की हो जाएगी। जो डाइवर्जिंग लेंस है पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देगा। अब इन डाइवर्जिंग रेज को अगर यहाँ से देखें तो ये हमको लग रहा है कि ये डाइवर्जिंग रेज किसी एक पॉइंट से आ रही हैं जो कि ऑप्टिक एक्सिस पर है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग ऑप्टिकल सिस्टम। यहाँ से जो प्लेन पास होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंड फोकल प्लेन ऑफ डाइवर्जिंग सिस्टम। क्लियर? डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंड फोकल पॉइंट is a point on the principal axis or optic axis of the optical system such that beam of light entering parallel to the principal axis of the optical system passing through it are appear to diverge from after refraction through the system. अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स की, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स, या वहाँ से पास होने वाली प्लेन्स प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। तो सपोज हमारे पास एक ये क्या है, ऑप्टिकल सिस्टम है जिसका एक कोवेलेंट डायग्राम है। सपोज फोकल पॉइंट से एक रे पास होती है, ध्यान रखना, फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम, ये लाइट रे इंटर करेगी थ्रू आउट द ऑप्टिकल सिस्टम, रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा, और जब इमर्ज करेगी तो ये पैरेलल रेज की तरह इमर्ज करेगी, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होगी। इस केस में हमें इंटरिंग रे दिख रहा है और इमर्जिंग रे दिख रहा है। इसके बीच में ऑप्टिकल सिस्टम में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। बट इंटरिंग रेज की डायरेक्शन को और इमर्जिंग रेज की डायरेक्शन को अगर हम एक्सटेंड करें तो हम देखेंगे कि वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरिंग रे कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड इमर्जिंग रे पैरेलल टू द ऑप्टिकल सिस्टम। इस पॉइंट से ऑप्टिक एक्सिस पर एक नॉर्मल प्लेन ड्रॉ करें। इस नॉर्मल प्लेन को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर? ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन ऑप्टिक एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। ये प्रिंसिपल पॉइंट और प्रिंसिपल प्लेन ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान रखना में। यहाँ पर कोई भी लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जस्ट हमने सपोज किया है कि इंटरिंग रे को अगर हम आगे बढ़ा दें, रिफ्लेक्शन ना हो, सीधे चली जाए, और इमर्जिंग रे को भी पीछे बढ़ा दें और वो जहाँ इंटरसेक्ट करें। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल की डिफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे कि सेकंड प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है या सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे उसको। तो देखिए, सपोज हमारे पास एक ये ऑप्टिकल सिस्टम है और यहाँ से एक लाइट बीम आ रही है जो कि उस ऑप्टिकल सिस्टम के ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है, इंटर करेगी ये। तो ये इंसिडेंट रे है। इमर्जेंट रे हमको दिखेगी जो कि कहाँ से पास होगी, सेकंड फोकल पॉइंट से पास होगी। इसके बीच में क्या होता है हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? बट अगर हम इनकी डायरेक्शंस को एक्सटेंड कर दें तो ये एक पॉइंट पर कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां से हम अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें ऑप्टिक एक्सिस पर, ये नॉर्मल प्लेन, ये प्लेन है, तो इस नॉर्मल प्लेन को, इस परपेंडिकुलर प्लेन को हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। सेकंड प्रिंसिपल प्लेन जिस पॉइंट पर ऑप्टिक एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। P2 से हमने यहाँ लिखा है इसको। ठीक, तो ये हो गया डिफिनेशन। इसको हम इस तरह से, इसकी डिफिनेशन को हम लिख सकते हैं। क्लियर? क्या होगा, डायरेक्ट सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट प्लेन क्या है, ऐसा प्लेन जो कि ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जिसमें ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और सेकंड फोकल पॉइंट से जाने वाली इमर्जेंट रे की डायरेक्शन इंटरसेक्ट करती हैं।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, इसमें हम देखें तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करता है H1 की डिस्टेंस अगर हम देखें फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से H1 P1, ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस H2 से जहाँ से ये लाइट रे इमर्ज होती दिख रही है सेकंड प्रिंसिपल प्लेन से और P2 के बीच में होगी। यानी इमेज स्पेस में प्रिंसिपल पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ऑप्टिक से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट स्पेस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस, इमेज स्पेस में पॉइंट ऑफ इमर्जेंट इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इमर्जेंस और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। तो इसीलिए बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स आर प्लेन्स ऑफ यूनिट लीनियर मैग्निफिकेशन। इसमें कोई भी लेटरल मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है, जितना यहाँ है उतना ही हाइट इधर है, यानी H1 P1 H2 P2 बराबर हैं। इसीलिए हम प्रिंसिपल प्लेन्स को यूनिट प्लेन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कार्डिनल प्लेन्स या कार्डिनल पॉइंट्स, जिनको हम नोडल पॉइंट्स या नोडल प्लेन्स बोलते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ऑप्टिकल सिस्टम है, डाइवर्जिंग टाइप ऑप्टिकल सिस्टम है, कन्वर्जिंग टाइप का ऑप्टिकल सिस्टम है ये हमारा। इस ऑप्टिकल सिस्टम पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है। वो इस तरह से इंसिडेंट कर रही है कि वो प्रिंसिपल प्लेन के एक पॉइंट, सपोज इसको हम कुछ इस एक पॉइंट से पास होकर के और ऑप्टिक एक्सिस के एक दूसरे पॉइंट N1 पर वो इंटरसेक्ट करती है। ये इंसिडेंट रे हो गई। इमर्जेंट रे ऑप्टिक एक्सिस के एक दूसरे पॉइंट से इमर्ज होती है, जिसको हमने N2 कहा। कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी इनमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। तो इस केस में, जिस केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये दोनों रेज ऑप्टिक एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को, उन दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोडल पॉइंट्स। क्लियर? नोडल पॉइंट्स आर टू conjugate points on the optic axis such that light rays coming towards one nodal point emerges from the second nodal point along the same direction। अब बात करते हैं कि नोडल पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ कर दें ऑप्टिक एक्सिस पे, इन प्लेन्स को हम क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन्स। क्लियर? तो इस तरह से ये हमने देखा कि नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। नोडल पॉइंट्स क्या हैं? These are pair of conjugate points on the principal axis of the optical system such that light rays directed towards the one nodal point emerges parallel to its original direction, direction change नहीं हो रहा है, through the other nodal point. The planes passing through the nodal points and perpendicular to the principal axis are called nodal planes. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इन 3 कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इन कार्डिनल पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसा कि आप जानते हो, थिन लेंस के केस में आपने देखा होगा कि हाँ, फोकल प्लेन जो होता है उसके किसी भी पॉइंट से इमर्ज होने वाली सारी की सारी लाइट रे जब लेंस को पास करती हैं तो वो एज ए पैरेलल बीम निकलती हैं इमेज स्पेस में। ठीक? तो इसी तरह से कोई अगर हमारे पास थिक लेंस है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है, यानी एक कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम है, उस केस में भी अगर फोकल प्लेन, जिसे हम यहाँ पर ये फोकल प्लेन है, इस फोकल प्लेन के किसी पॉइंट से जो भी लाइट रेज इंसिडेंट करेंगी ऑप्टिकल सिस्टम में, वो रिफ्लेक्शन के बाद एज ए पैरेलल बीम इमर्जेंट होंगी। ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी नहीं है इस केस में। फोकल पॉइंट अगर ये फोकल पॉइंट से ना होकर के फोकल प्लेन से निकल रही हैं तो ये पैरेलल होंगी, ये श्योर है, बट ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि फोकल प्लेन के किसी भी पॉइंट से इमर्जेंट होने वाली सारी की सारी लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल इमर्ज होती हैं।
सेकेंड पॉइंट, फोकल पॉइंट से फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर? इसी तरह से सेकंड फोकल पॉइंट से सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? सेकंड फोकल लेंथ f2। तो ऑप्टिकल सिस्टम के टू फोकल लेंथ डिफाइंड हो गए, फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकंड फोकल लेंथ। ये डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की गई हैं? प्रिंसिपल पॉइंट से। किस कहाँ तक की? फोकल पॉइंट्स तक की। अब अगर लेंस जो हमारा ऑप्टिकल सिस्टम है उसके दोनों साइड में यानी ऑब्जेक्ट स्पेस में, इसको हम ऑब्जेक्ट स्पेस और इमेज स्पेस में अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है, यानी दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम हैं, उस केस में f1 और f2 बराबर होते हैं। दैट मीन्स f1 और p1 और f2 और p2 बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी होगी फोकल प्लेन की। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। सपोज ये हमारे पास एक ऑप्टिकल सिस्टम है जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन्स को दिखा रखा है। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट रे जो कि ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो लग रहा है कि वो कहाँ जा रही है? फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट प्लेन के एक पॉइंट h1 पर इंसिडेंट कर रही है। तो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन प्रिंसिपल पॉइंट के प्रिंसिपल प्लेन के डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल पॉइंट के पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? अब इस पॉइंट पर h1 पर इंटरसेक्ट की तो प्रिंसिपल प्लेन्स की एक ये प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी इंसिडेंट रे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसकी ऑप्टिक एक्सिस से जो भी हाइट है h1 p1, इमर्जेंट रे सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के उतनी ही हाइट के एक पॉइंट से इमर्ज होगी। यानी इस केस में क्या होगा? h1 p1 और h2 p2 दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी। जिस पॉइंट जितनी हाइट पर ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन में मतलब इंसर्ट होगी, इंसिडेंट करेगी, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन के उतनी ही हाइट के दूसरे पॉइंट से वो इमर्ज होगी। ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारा प्रिंसिपल प्लेन की। जो होते हैं दोनों वो बोथ प्रिंसिपल प्लेन्स आर प्लेन्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन। ठीक, इसी तरह से हम नोडल पॉइंट्स को बोलते हैं दीज आर पॉइंट्स ऑफ यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब इसको समझने के लिए और इसको प्रूव करने के लिए हम इस रे डायग्राम को कंसीडर करेंगे। जैसा कि इस रे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक फोकल प्लेन है f1, ए पॉइंट से टू इमर्जेंट रे हम कंसीडर कर रहे हैं। वन इज गोइंग पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द सिस्टम, जो कि h1 पॉइंट पर इंसिडेंट करती है। जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों प्लेन्स h1 p1 और h2 p2 क्या हैं? प्रिंसिपल प्लेन्स हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन कितना होता है इनका? यूनिट होता है। यानी जिस हाइट पर ये इंसिडेंट रे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन को इंसिडेंट करेगी उसी हाइट से इमेज स्पेस में सेकंड प्रिंसिपल प्लेन से इमर्जेंट रे इमर्ज होगी। तो h2 उस सेम हाइट से h2 हाइट से वो इमर्ज हो रही है। अब क्योंकि ये ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल थी तो इमर्जेंट रे कहाँ जाएगी? सेकंड फोकस पॉइंट पर जाएगी। तो एक तो ये रे हो गया। सेकंड रे हमने लिया जो कि जा रहा है फर्स्ट नोडल पॉइंट पर। जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट नोडल पॉइंट पर जाने वाली जो भी रेज होंगी वो कहाँ से इमर्ज होंगी? सेकंड नोडल पॉइंट से इमर्ज होंगी। कितनी हाइट पर? उतनी ही हाइट पर इमर्ज, उसी डायरेक्शन में इमर्ज होंगी। यहाँ पर डायरेक्शन है, हाइट नहीं बढ़ी, यहाँ पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट नोडल पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी सेकंड नोडल पॉइंट पर उसी डायरेक्शन इंसिडेंट डायरेक्शन के पैरेलल ही लाइट रे इमर्ज होगी। क्लियर? तो यहाँ पर एंगल्स हमने ले लिया। सपोज इंसिडेंट रे एंगल α1 बना रहा है और जो इमर्जेंट रे है वो एंगल α2 बना रहा है ऑप्टिक एक्सिस से। जैसा कि हमें नोडल पॉइंट्स के डेफिनेशन से पता है कि α1 और α2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर?
अब एंगुलर मैग्निफिकेशन की हम बात करें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इमेज स्पेस में ऑब्जेक्ट ऑप्टिक एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट स्पेस में, सॉरी ऑब्जेक्ट जो बना रहा है, और इमेज स्पेस में इमेज जो बना रहा है अल्फा 2, दोनों के tan का जो रेशियो होगा वो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम tan अल्फा 1 अपान tan अल्फा 2 कहते हैं। जैसा कि हमें पता है इस केस में कि अल्फा 1 और अल्फा 2 ये इक्वल हैं, तो उनके टेंजेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप सेम है, से पैरेलल है तो स्लोप सेम है। टेंजेंट क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है। स्लोप सेम है, दैट मीन्स उनके टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। टेंजेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इन टेंजेंट का रेशियो दिखाता क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा, n होगा, 1 होगा। इसीलिए हम नोडल पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स ऑन द एक्सिस हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि नोडल पॉइंट्स, दोनों नोडल पॉइंट्स और दोनों प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के बीच में है। डिस्टेंस बिटवीन नोडल पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल पॉइंट्स। जो n1 n2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो p1 p2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है, ये आपको समझना है। सो इसको प्रूव करने के लिए हमने वही रे डायग्राम यूज किया जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में यूज किया था। क्लियर। यहाँ हमें प्रूव क्या करना है कि जो p1 p2 है, दोनों प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वो n1 n2 के बराबर है, यानी कि दोनों नोडल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सपोज कंसीडर करते हैं टू ट्रायंगल्स को। एक ट्रायंगल तो ये वाला जो कि ऑब्जेक्ट स्पेस में है T1 P1 N1, और दूसरा ट्रायंगल T2 P2 N2। इन ट्रायंगल्स में अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल में तो हमें मिलेगा कि जो हमारा T1 P1 है ये वाला साइड वो T2 P2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन्स क्या है, लेटरल मैग्निफिकेशन 1 होता है, यानी कि जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल प्लेन पर इंसिडेंट करेगी कोई लाइट फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के, दूसरी लाइट सेकंड प्रिंसिपल प्लेन के उतनी ही हाइट से इमर्ज होगी। तो ये T1 P1 T2 P2 ये तो बराबर होंगे, प्रिंसिपल प्लेन की प्रॉपर्टी से आ गया पहला चीज। दूसरा अल्फा 1 अल्फा 2 यानी T1 N1 P1 और T2 N2 P2 ये इक्वल होंगे। कहाँ से आया ये, नोडल पॉइंट्स की डेफिनेशन होती है, दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेस पैरेलल हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल T1 P1 N1 और T2 P2 N2 ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कंग्रुएंट ट्रायंगल हैं। कंग्रुएंट हैं दैट मीन्स इनके सभी साइड सभी एंगल सेम होंगे। इसका एक एंगल भी 90 डिग्री है वो भी सेम है, दूसरा एंगल भी सेम है, तीसरा एंगल सेम होगा ही होगा। एक साइड सेम है, 3 एंगल सेम है, तो कंग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर। अब कंग्रुएंट ट्रायंगल है तो इससे क्लियर हो गया कि P1 N1 और P2 N2 ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्लियर। दोनों ट्रायंगल्स के बेस हैं, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस इक्वेशन में हम N1 P2 ये वाला जो N1 और P2 यानी ये वाला जो गैप है इसको हम दोनों इक्वेशन में ऐड कर दें। तो इस इक्वेशन में दोनों साइड में ऐड कर दें। तो P1 N1 था, P1 N1 में हमने N1 P2 ऐड कर दिया। इधर P2 N2 था, इसमें भी हमने N1 P2 ऐड कर दिया। दोनों साइड में सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन की इक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर। अब यहाँ देखें तो N1 P1 N1 P1 N1 और N1 P2 इसको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, P1 P2। इसी तरह से इधर से N1 P2 और P2 N2 इसको मिला के क्या बोलेंगे, N1 N2। तो ये हमारा P1 P2 हो गया, ये N1 N2 हो गया। दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था। P1 P2 क्या है, दोनों प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, N1 N2 दोनों नोडल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, दोनों दूसरे क्या हो गई, इक्वल हो गई। इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है
जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो नोडल पॉइंट्स हैं N1 और N2 किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के, ये नोडल पॉइंट्स प्रिंसिपल पॉइंट्स के साथ कोइंसाइड हो जाएंगे अगर उस ऑप्टिकल सिस्टम के दोनों साइड में सेम मीडियम है। ठीक, यानी कि अगर कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, इधर का मीडियम और दूसरे साइड का मीडियम, इमेज स्पेस और ऑब्जेक्ट स्पेस दोनों साइड के मीडियम अगर सेम हैं, उस केस में N1 कोइंसाइड कर जाएगा P1 से और N2 कोइंसाइड कर जाएगा P2 से। यानी N1 P1 एक ही जगह पे होंगे, N2 P2 एक ही जगह। नोडल पॉइंट्स और प्रिंसिपल पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें कि जो N1 और P1 इनके बीच की डिस्टेंस है ये 0 है। अगर दोनों साइड मीडियम सेम है उस केस में डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अगर हम ये प्रूव कर दें तो इसका मतलब हमारा ये हो गया, प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, बहुत सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। हम दो ट्रायंगल लेते हैं और उनको हम कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। पहले सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया, ये वाला AF1 N1, ये ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हम ले लें H2 P2 और F2। ये दो ट्रायंगल हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कंग्रुएंट प्रूव करना है। कंग्रुएंट प्रूव करना बहुत सिंपली प्रूफ हो जाएगा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि दोनों के ये एंगल एक एंगल तो 90 डिग्री है दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में। दूसरा, दोनों के एक साइड भी इक्वल हैं, AF1 और H2 P2 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन में लाई करते हैं, H और A और H2 दोनों। AF1 H1 P1 के बराबर होगा, ठीक, और H1 P1 H2 P2 के बराबर है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि AF1 हमारा H2 P2 के इक्वल है। एक ट्रायंगल और एक साइड इक्वल हो गया। दूसरा, अगर हम देखें AN1 F1, इस वाले एंगल की बात करें, और दूसरा इधर H2 F2 P2, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। अब एंगल भी सेम हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल सेम क्यों होंगे, समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये इमर्जेंट रे और दूसरी इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हैं। पहली इमर्जेंट रे अगर एंगल अल्फा 2 बना रहा है तो दूसरी इधर वाली ये वाली एंगल कितना बनाएगा, ये भी अल्फा 2 ही बनाएगा, और अल्फा 2 इक्वल है तो ये इक्वल होंगे। चलो, तो ये ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि F1 N1 और P2 F2 ये दोनों साइड इक्वल होंगे। ठीक, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के दोनों साइड इक्वल होंगे। F1 N1 की बात करें तो F1 N1 को हम क्या लिख सकते हैं, F1 P1 प्लस P1 N1। ठीक, पुट कर दें F1 N1 की वैल्यू, तो F1 N1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया F1 P1 N1, ये बराबर है P2 F2 के। यहाँ से देखें तो P1 N1 को क्या लिख सकते हैं, P1 N1 जिसको मैं 0 प्रूफ करना है, इट विल बी इक्वल टू P2 F2 माइनस F1 P1। P2 F2 सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से सेकंड फोकल पॉइंट की डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड फोकल लेंथ। क्लियर? और जो एक दूसरा टर्म है F1 P1 को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और फर्स्ट फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, फर्स्ट फोकल लेंथ। तो ये हो गया F1 और दूसरा हो गया हमारा F2। क्लियर? अब जैसा कि हमें पता है कि अगर दोनों साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हैं तो उस केस में ये दोनों फोकल पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर F1 F2 दोनों इक्वल होंगे उस केस में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इनका डिफरेंस जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी P1 N1 बराबर और कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। P1 N1 0 है, दैट मीन्स N1 पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है P1 से। तो इस तरह से ये लास्ट प्रॉपर्टी हो गई कार्डिनल पॉइंट्स की। तो इस तरह से हमने आज 7 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स
और 6 टाइप ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल प्लेन्स के बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू।